छोटा राजन का जो पूरा कैरेक्टर है और छोटा राजन की जो कहानी है, बहुत सारे इस पे फिल्में भी बनी और फिल्मी ही कहानी जैसी लगती भी है, क्योंकि एक सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक में बेचने वाला एक लड़का चेंबूर का, मुंबई के, और वो जब टिकट बेचता है और पुलिस उसको पकड़ती है तो पुलिस वालों पे ही हमला कर देता है, उनको पुलिस वालों की लाठी लेके उनसे पीटना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे कैसे वो बदला लेता है भाई का, और फिर कैसे दाऊद के साथ उसकी दोस्ती होती है, फिर दाऊद का वो राइट हैंड बन जाता है, दाऊद के साथ बहुत करीब आता है। फिर जो दाऊद के अपने गैंग के लोग हैं वो कैसे उससे जलने लगते हैं, और छोटा राजन का कद जिस तेज़ी से बढ़ रहा था दाऊद के साथ डी कंपनी में, उससे बाकी लोग कैसे उस पसंद नहीं करते। फिर कैसे इनके बीच में दुश्मनी की बीज बोई जाती है। ये सारी कहानी है इस छोटा राजन की ज़िंदगी में। और ये कहानी उस वक्त से भी शुरू होती है जब अंडरवर्ल्ड में एक उसूल हुआ करता था कि आपस में आपकी कितनी भी दुश्मनी हो, आप एक दूसरे की फैमिली पे हाथ नहीं उठाएंगे, ख़ास तौर पर महिलाओं पे। और ये इस उसूल को बहुत पाबंदी से निभाया गया, लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ये भी है कि जो छोटा राजन की जो बीवी, उसको दाऊद ने अपनी बहन बना रखा था, छोटा राजन की शादी में भी गया और फिर दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने। कई बार हमले हुए, एक दूसरे के लोगों को मारा। छोटा राजन पे जानलेवा हमला हुआ बैंकॉक में, और वो स्ट्रेचर पे था, फिर हॉस्पिटल से वो अचानक गायब हुआ। फिर उसको ऑस्ट्रेलिया में ढूंढा गया, ऑस्ट्रेलिया में हमले की साजिश थी। फिर वो भागकर इंडोनेशिया पहुंचा, बाली में फिर आखिर में पकड़ा गया जब उसने अपना नाम मोहन कुमार रखा हुआ था, पासपोर्ट भी उसका मोहन कुमार के नाम पर था। तो ये सारी चीज़ें छोटा राजन से जुड़ी हुई हैं। छोटा राजन कैसे बना, क्योंकि ये एक निखलजे फैमिली में जन्मा छोटा राजन। तो छोटा राजन की कहानी जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग बड़ा राजन की कहानी समझें। जो राजन नायर नाम था, लेकिन उसको बड़ा राजन बाद में कहा गया। ये चेंबूर के इलाके में रहने वाला राजन नायर, जो बड़ा राजन, इसको एक लड़की से इश्क हो गया। और इश्क में आजकल के बहुत सारे वो देखता हूँ मैं, कुछ ऐसे ऐसे जोक्स भी आते हैं कि गर्लफ्रेंड बड़ी खर्चीली होती हैं, बड़ी डिमांडिंग होती हैं। तो कुछ ये जो जोक्स अपार्ट, बड़ा राजन के साथ ये हकीकत में हुआ। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो बड़ी डिमांडिंग थी, और कहते हैं कि बड़ा राजन जो पेशे से एक टेलर था, दर्जी था, उसकी कमाई बहुत कम हुआ करती थी उस दौर में। लेकिन जब आशिकी में पड़ा तो उस गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश और डिमांड को पूरे करने के चक्कर में वो गलत रास्ते पे चल पड़ा, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पहली बार चोरी की। और वो जो चोरी की थी वो एक टाइपराइटर था, और टाइपराइटर चुरा कर उसने बेचा, और उसके बदले में जो भी पैसे आए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, जो भी उसने मांगा उससे। और इस टाइपराइटर की चोरी के जुर्म में फिर बड़ा नायर पहली बार पकड़ा भी गया और जेल भी गया, और कई दिनों तक जेल में रहा। तो जब वो जेल में रहा, उसी दौरान में फिर उसकी जो बाकी क्रिमिनल लोगों से मुलाकात हुई, वहीं से उसके दिमाग में फिर क्राइम की दुनिया में कदम रखने का ख्याल आया। और बाहर आने के बाद उसने वहीं चेंबूर के लोकल लड़कों को मिलाकर एक गैंग बनाया, और इस गैंग का जो शुरू में उसने नाम रखा वो था गोल्डन गैंग। तो गोल्डन गैंग उस ज़माने में आमतौर पे ये पिस्तल, तमंचा, कट्टा, ये चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल होती थी, ना के बराबर। तब जो गैंग वॉर हुआ करता था वो ट्यूबलाइट, पत्थर, हॉकी, चाकू, सरिया, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स एक दूसरे पे मारना, जो कई फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ये रियलिटी थी उस वक्त। गैंग वॉर और गैंग के हथियार यही हुआ करते थे। ये पिस्टल, AK-47 और बाकी चीज़, बंदूकें, ये बाद में आई। तो जब उसने अपना गैंग बनाया, और धीरे धीरे जाहिर सी बात है कि उस वक्त अलग अलग इलाके लोगों के क्रिमिनल के बटे हुए थे। एक पठान ब्रदर्स था जिसका कब्ज़ा था कुछ इलाकों पे, गवली, अरुण गवली एक अलग इलाके पे कब्ज़ा था। इसके अलावा करीम लाला और हाजी मस्तान के जो फॉलोअर्स थे वो अलग इलाका। तो इलाके बटे हुए थे। फिर नया नया दाऊद उठ रहा था, दाऊद का अपना इलाका। तब उनके बीच में बड़ा राजन ने अपना इलाका बनाया, अपना इलाका चुना, और वो इलाका था चेंबूर का। उसी चेंबूर में एक और शख्स रहता था, अब्दुल कुंजू। तो बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजू भी, चूँकि और
अब्दुल कुंजू को कालिया भी कहते थे, वो चेंबूर का एक तरह का दादा था, गुंडा था। तो बड़ा राजन ने उसके भी कुछ कारनामे सुने तो अपने गैंग में शामिल कर लिया, और इसके बाद अपना वसूली, धमकी देना, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिल्डर विल्डर, उस इलाके के हिसाब से पैसे वसूलने का काम शुरू कर दिया उसने। शराब की तस्करी और इनके ज़रिए भी उसने इसमें हाथ डाला, बिल्डर्स के ज़रिए। तो बड़ा राजन धीरे धीरे अपना नाम बड़ा करता गया। इसी दौरान कहानी में ट्विस्ट ये आई कि जिस गर्लफ्रेंड के लिए बड़ा राजन क्राइम की दुनिया में उतरा था, जिसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसने पहली बार चोरी की, जब अब्दुल कुंजू को उसने अपने गैंग में शामिल किया तो उसी गर्लफ्रेंड से अब्दुल कुंजू ने शादी कर ली। मतलब वो गर्लफ्रेंड थी, प्यार थी बड़ा राजन की, लेकिन अब्दुल कुंजू जब गैंग में आया, मिलना जुलना शुरू हुआ, तो अब्दुल कुंजू के वो करीब आ गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। और यहाँ से बड़ा राजन और अब्दुल कुंजू के बीच की जो दोस्ती थी अब दुश्मनी में बदल गई। जाहिर सी बात है, उसने उसका प्यार चुरा लिया था तो गुस्सा तो आएगा उसको। तब इन दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई। अब्दुल कुंजू अलग गैंग में चला गया और अब बड़ा राजन गुस्से में वो बदला लेने के लिए उतावला। अब्दुल कुंजू को भी ये मालूम था कि मौका मिलेगा तो बड़ा राजन उसे छोड़ेगा नहीं, तो इससे पहले कि बड़ा राजन कुछ करे, अब्दुल कुंजू ने ये कहा कि क्यों ना इसी को ठिकाने लगा दें। तो अब्दुल कुंजू ने पठान ब्रदर्स के साथ हाथ मिला लिया, और पठान ब्रदर्स उस वक्त उसका दबदबा ठीक ठाक था। तो पठान ब्रदर्स को भी बड़ा राजन से थोड़ी सी दुश्मनी थी, क्योंकि उसका असर धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके कई इलाके में जाकर भी वो वसूली करता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो पठान ब्रदर्स ने, और इस बीच में कुंजू ने जब ये धोखा दिया तो कुंजू पठान ब्रदर्स के साथ हो गया। और इसके बाद 1982 में एस्प्लेंडेड कोर्ट है जहाँ पर मुंबई में ही बड़ा राजन की किसी, चूँकि गैंगस्टर था तो कोर्ट और थाना तो आना जाना लगा रहता है ऐसे लोगों का, तो एक कोर्ट में पेशी थी। तो उस पेशी के दौरान ही बड़ा राजन को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग हुई, और 1982 में एक चंद्रशेखर नाम का शूटर जो था, जो अब्दुल कुंजू का ही जानकार था और पठान ब्रदर्स के असर पे हाथ था, वो एक नौसैनिक के ड्रेस में कोर्ट पे पहुंचता। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी, और किताब बस ऊपर से दिख रही थी, अंदर में वो सिर्फ होल था, और उस खाने में एक पिस्टल, बंदूक थी। तो वो कोर्ट में ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा था नौसैनिक के ड्रेस में, किसी को शक भी नहीं हुआ। और 82 और उस ज़माने में ऐसी साजिश और ऐसी चीज़ें आदमी सोचता भी कम था। तो जैसे ही बड़ा राजन वहाँ कोर्ट में आया, कोर्ट प्रेमिसेस में, तो इसने बुक से बंदूक निकाली, वो कट्टा निकाला और बड़ा राजन पे गोली चला दी। बड़ा राजन की मौत हो गई। इस दौरान में छोटा राजन अपने छोटे मोटे टपोरी वाले काम कर रहा था लगातार वहीं पे चेंबूर इलाके में, और टिकट ब्लैकमेलिंग से लेके बाकी लोगों को डराना धमकाना, पैसे वसूलना। और उसने बड़ा राजन का गैंग भी ज्वाइन कर लिया था। हालांकि इसकी इस फितरत से और इस क्राइम के रास्ते में जाने से छोटा राजन के जो फैमिली वाले थे, निखलजे परिवार, वो बहुत नाराज़ था। ख़ासतौर पर छोटा राजन के पिता, वो एक नौकरी पेशा और शरीफ इंसान, तो उनको लगा मेरा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इससे बड़े नाराज़ भी हुए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसने बड़ा राजन का गैंग ज्वाइन कर लिया, क्योंकि बड़ा राजन एक तो तेज़ी से फल फूल रहा था। और गैंग ज्वाइन करने के बाद वो बड़ा राजन के करीब भी आ गया था। लेकिन इसी दौरान में 82 में बड़ा राजन को कत्ल कर दिया गया। तो अब छोटा राजन के दिमाग में ये बात बैठ गई कि जिसने भी मारा है उस गैंग के, उसके बॉस को, वो उससे बदला लेगा। और इसी एक चीज़ ने, इस एक बदले की भावना ने असल में छोटा राजन को छोटा राजन बनाया। उसने अब्दुल कुंजू की तलाश में और उसको मारने के तमाम मौके ढूंढे, कई बार हमला भी किया। एक बार अब्दुल कुंजू हॉस्पिटल में था, तो छोटा राजन ने अपने आदमियों को भेजा बाकायदा वहाँ पे पेशेंट बनाकर, और ये 1-2 फिल्मों में भी सीन है, हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और वो प्लास्टर के साथ बैठा हुआ हॉस्पिटल में वेट कर रहा अब्दुल कुंजू का। अब्दुल कुंजू आता है और पता चला कि वो प्लास्टर के नीचे दूसरा वो फर्जी हाथ है, बाकी उसने पिस्टल लिया हुआ है। उसने गोली भी मारी, गोली लगी भी अब्दुल कुंजू को, लेकिन बच गया। इसके बाद 1-2 और हमला किया, लेकिन अब्दुल कुंजू का नसीब अच्छा था कि वो बच गया। और इस तरीके से
वो उसके पीछे पड़ा रहा। और अब जब वो हमला कर रहा था और बदला ले रहा था तो बड़ा राजन गैंग के लोगों ने भी ये था कि अब छोटा राजन को ही अपना सरदार मानना शुरू कर दिया और अब पूरी गैंग की कमान जो है बड़ा राजन गैंग की छोटा राजन के हाथ में आ गई। और छोटा राजन का पहला मकसद ही यही था कि किसी तरह सबसे पहले बड़ा राजन के मौत का बदला लेने के लिए, और उसके लिए वो तमाम कोशिश कर रहा था। इस कोशिश के दौरान ही, और ये जो दोनों के बीच में अब्दुल कुंजू के ऊपर चूंकि पठान ब्रदर्स का हाथ था और पठान ब्रदर्स की दाऊद इब्राहिम गैंग से दुश्मनी उस वक्त तक हो चुकी थी, क्योंकि पठान ब्रदर्स के जो इंटरेस्ट थे वही दाऊद इब्राहिम के, तो दाऊद इब्राहिम उस वक्त तेज़ी से उभर रहा था और वो अपनी एक जगह बना रहा था और पठान ब्रदर्स को ये मंजूर नहीं था। तो इन दोनों के बीच में भी कई बार लड़ाई हुई, जब हाजी मस्तान ने सुलह सफाई भी की, दोनों के बीच में कसम भी खिलाई गई कि एक दूसरे को नहीं मारेंगे, लेकिन वो दुश्मनी फिर भी चली आ रही थी। इसी दौरान में जब दाऊद इब्राहिम को पता चला कि छोटा राजन नाम का एक लड़का अपने बॉस के मौत के बदला लेने के लिए अब्दुल कुंजू उर्फ कालिया जो वहाँ का डॉन था उसके पीछे पड़ा हुआ, उसने उसके ऊपर कई बार अटैक भी किया। ख़ासतौर पे हॉस्पिटल में ये प्लास्टर में मतलब प्लास्टर बांध के जाके और वहाँ पहले से बैठ कर घात लगा कर अब्दुल कुंजू का इंतज़ार करना और फिर गोली चलाना, ये चीज़ें बड़ी मतलब दाऊद इब्राहिम को लगा कि कोई दिलेर और हिम्मत वाला है, तो उसने कहा कि इस लड़के से मिलना है। और इसी के बाद, इस एक इंसिडेंट के बाद दाऊद और छोटा राजन की मुलाकात होती है। उनके चेले चपाटी जो है वो मुलाकात करवाते हैं और फिर दाऊद छोटा राजन को अपने गैंग में शामिल कर लेता। मकसद एक था, वो ये था कि अब्दुल कुंजू से बदला लेना है और बदला लेना है, उसके ऊपर पठान ब्रदर्स का हाथ है और पठान ब्रदर्स से दाऊद की दुश्मनी सबको पता है, तो दाऊद के साथ मिल के छोटा राजन आसानी से बदला ले सकता था। और यही हुआ। जब छोटा राजन दाऊद के साथ आया तो दाऊद ने वादा किया कि तेरे दुश्मन को मारने में मैं तेरी मदद करूंगा, और ये मदद की दाऊद इब्राहिम ने। दाऊद के लोगों ने एक बार एक मुखबिरी की कि ये जो अब्दुल कुंजू है उर्फ कालिया, ये वहीं चेंबूर के एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है लड़कों के साथ। ये खबर मिलते ही दाऊद अपने लड़कों को और छोटा राजन के साथ भेजता है। ये लोग भी क्रिकेटर के ड्रेस में ग्राउंड में पहुंचते हैं। तब ये रंगीन कपड़े वपड़े नहीं थे क्रिकेट के लिए, जो अभी होते हैं डे नाइट T20 वनडेज, तब वाइट ही हुआ करता था। तो सफ़ेद कपड़ों में क्रिकेटर के लिबास में, ड्रेस में ये पूरी गैंग वहाँ पहुँचती है ग्राउंड में, और उसके बाद अचानक अब्दुल कुंजू को देखकर फायरिंग शुरू हो जाती है और आखिरकार छोटा राजन बड़ा राजन की मौत के 5 साल के बाद उसकी मौत का बदला ले लेता है। और इस तरीके से दाऊद भी अपना उससे वादा पूरा करता है। अब दोनों और करीब आ जाते हैं। इसके बाद अगले कुछ सालों में दाऊद के लिए छोटा राजन सारे काम करता है और ये सारे काम करते करते वो उसके बेहद करीब आ जाता है, राइट हैंड बन जाता है। इवन फिर जब उसकी शादी होती है छोटा राजन की, तो दाऊद उस शादी में जाता है, छोटा राजन की बीवी को अपना बहन बनाता है, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में फिर ये होता है कि एक तरफ पठान ब्रदर्स ने दाऊद के बड़े भाई की हत्या करवा दी थी, उधर अरुण गवली के भी परिवार में 1-2 ऐसी मौत हुई जिसको लेके थोड़ी सी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें छोटा राजन का भी नाम आ रहा था, दाऊद का भी आ रहा था। तो गैंग वॉर उस वक्त तक बहुत ज़्यादा मुंबई की सड़कों पर देखने को मिल रहा था और मुंबई पुलिस भी परेशान थी। डेली अखबारों में सुर्खियां बन रही थी, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर। तो पुलिस ने ऐसे तमाम गैंगस्टरों को लेकर एक मुहिम भी छेड़ दी। तो एक तरफ पुलिस की मुहिम, उधर एनकाउंटर, गोली चलना, इधर गैंगवार आपस में लड़ाई, अरुण गवली हो या पठान ब्रदर्स हो, दाऊद इब्राहिम का हो। तो इन सारी चीज़ों ने ऐसे हालात बना दिए कि दाऊद इब्राहिम फिर उसने कहा कि अपना जो एम्पायर है उसको फैलाने के लिए उसने अपना बेस दुबई में बनाना शुरू कर दिया। और इसी बेस को बनाने के लिए फिर 1987 में दाऊद के तब तक छोटा राजन बहुत करीब आ गया था, उसने छोटा राजन को भी दुबई बुला लिया और अब दुबई से ही सारा कुछ चलने लगा। अब यहाँ पे जब दुबई में पहुँचता है छोटा राजन, इससे पहले 87 तक सब कुछ ठीक था और दाऊद का भरोसा भी जीत चुका था, लेकिन दुबई पहुँचने के बाद गड़बड़ी होती है कि दुबई में अब अचानक दाऊद के पास 2 छोटा था।
एक छोटा राजन और एक पहले से छोटा शकील। तो अब ये दो छोटा आया, यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस तेज़ी से दाऊद इब्राहिम के लिए छोटा राजन काम कर रहा था, तो हर बड़े काम में, हर इंपॉर्टेंट काम में दाऊद को अब छोटा राजन की ज़रूरत पड़ने लगी। तो बहुत सारे लोग बैठ के अगर बैठे होते थे, ये कई चीज़ें हैं, तो उसमें हमेशा दाऊद छोटा राजन का नाम लेता, तो उसकी वजह से बाकी लोग थोड़ा चिढ़ने लगे और जलने लगे, और ख़ास तौर पर छोटा शकील के साथ छोटा राजन की दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि छोटा शकील को ये लगता था कि छोटा राजन के दुबई आने से पहले तक दाऊद का वो सबसे खासम खास था, दाऊद का राइट हैंड था, दाऊद के सारे बिजनेस, उगाही के धंधे, धमकी देना, बिल्डर, ये सारी चीज़ें वही देख रहा था। लेकिन अब ये काम का बंटवारा हो गया और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो अब सारे छोटा राजन को मिलने लगा। तो यहाँ से छोटा शकील थोड़ा नाराज़ हो गया, और इस बारे में उसने कई बार दाऊद इब्राहिम से शिकायत भी की, और उसने कहा कि जिस तरीके से छोटा राजन को आप इतना सारा राइट दे रहे हो, हक दे रहे हो और काम दे रहे हो, कल को अगर इसने गैंग तोड़ दिया और गैंग से अलग हो गया तो हमारा नुकसान होगा। तो कहते हैं कि एक जगह पे दाऊद ने ये भी कहा था छोटा शकील को कि वो सिर्फ हमारा मैनेजर है और तुम लोग खामोखा का वो गलतफहमी पैदा मत करो। लेकिन छोटा राजन के काम से दाऊद वाकई खुश था, और यही वजह है कि फिर धीरे धीरे जो भी उसके बड़े काम थे, उस काम के बदले में जो इनाम भी मिल रहा था छोटा राजन को, कहते हैं 90s का दौर आते आते 91-92 के बीच तक की बात बता रहा हूँ, छोटा राजन के नाम पर सिर्फ मुंबई में 100 से ज़्यादा होटल, पब, डांस बार थे, और ये सारी चीज़ें उसके काम काज से खुश होकर दाऊद उसे देता था। लेकिन इस तरीके से एक तरफ कद बढ़ रहा था, दूसरी तरफ डी गैंग के अंदर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई, जिसमें जाहिर सी बात है लीड छोटा शकील कर रहा था। जो डी गैंग के और बाकी लोग थे, जिसमें शरद शेट्टी था, सुनील रावत था, ये सब छोटा शकील के साथ एक तरफ हो गए छोटा राजन को लेकर, और उनका मानना था कि जिस तरीके से ये नंबर 2 होता जा रहा है तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं था। तो अब यहाँ से कान भरना शुरू हो जाता है दाऊद इब्राहिम के। कई बार कहते हैं कि छोटा शकील एंड कंपनी ने दाऊद को यह कहा कि अब भी आप देख लो, इतना भरोसा मत करो, वो गैंग का तख्ता पलट कर देगा और वो कुछ भी कर सकता है। तो दाऊद का कहते हैं कि हमेशा जो जवाब होता था वो यही होता था कि तुम लोग ऐसी अफवाहों पे यकीन क्यों करते हो, वो सिर्फ अपनी गैंग का मैनेजर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बाकी लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते थे। इसी दौरान में ये सारी चीज़ें चल रही थी एक तरफ, और छोटा राजन के कद को घटाने की साजिश भी चल रही थी। पठान बंधुओं ने, पठान ब्रदर्स ने दाऊद के भाई इब्राहिम कास्कर की हत्या कर दी थी, और उस कत्ल का बदला लेने का काम भी दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को सौंपा था। छोटा राजन के लड़के मुंबई में बहुत एक्टिव थे, और यह था कि इस कत्ल का बदला लेना है। तो जो ख़ास तौर पे उसमें अमीर ज़ादा था, एक करीम लाला और अमीर ज़ादा, इन लोगों को मारने का काम दे रखा था। तो कहते हैं कि एक बार ऐसी एक मीटिंग चल रही थी दाऊद के साथ, उसके सारे लोग बैठे हुए थे, और उस मीटिंग में छोटा राजन नहीं था, लेकिन छोटा शकील, शरद शेट्टी और उसके अलावा सुनील रावत और बाकी लोग मौजूद थे। तो इनको जब भी मौका मिलता था दाऊद इब्राहिम का कान भरना शुरू कर देते थे। तो उस दिन भी इस मीटिंग में अचानक इन्होंने काम भरना फिर शुरू किया और छोटा राजन के खिलाफ भड़काना शुरू किया। और इसी दौरान में किसी एक ने कहा कि भाई आपने जो इब्राहिम का मर्डर हुआ था उसका बदला लेने का आपने काम सौंपा था छोटा राजन को, इतना टाइम हो गया और अभी तक ये काम नहीं किया, और आप कहते हो कि वो ये है वो है। तो कहते हैं कि उस वक्त दाऊद को थोड़ा गुस्सा है, और दाऊद ने उसी मीटिंग से सीधा फ़ोन मिलाया छोटा राजन को, और छोटा राजन से पूछा कि क्या हुआ, इब्राहिम कास्कर का जो काम दिया था उसके हथियारों को सजा देने, मारने का। तो छोटा राजन का जवाब था कि हमारे लड़के लगे हुए हैं भाई, और बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। और उसमें ये भी था कि ये वही जे हॉस्पिटल के इंसिडेंट की भी बात है, जिसमें जो हत्यारे थे जिनसे बदला लेना था वो जे हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसी बीच में छोटा शकील और उसका एक ख़ास जो उसके साथ हो गया था छोटा राजन के ख़िलाफ़ में, सौत्या, ये गैंगस्टर था दाऊद के साथ, वो फ़ोन जब रखता है
और चूँकि वो फ़ोन सुन रहा था, तो कहता है कि भाई आप मुझे एक मौका दो, मैं ये काम करूँगा। जिसमें एक इंसिडेंट वो भी आपका आता है, ब्रजेश सिंह वाली जो कहानी का था। तो कहता है कि आप मुझे एक मौका दो और मैं जितनी भी सिक्योरिटी है हॉस्पिटल में, मैं ये काम करूँगा और मैं बदला लेकर आऊँगा। और कहते हैं कि फिर दाऊद ने उसको कहा कि ठीक है, तुझे मैं मौका देता हूँ। और उसके बाद वो सारी प्लानिंग होती है और जे हॉस्पिटल में घुसकर इब्राहिम कासकर के जो जिनके ऊपर शक था मारा है, उन पे AK-47 से गोली चलाई जाती है और फिर वो सारा ज़बरदस्त सुरक्षा के घेरे को तोड़कर भी वो लोग बदला लेकर निकल जाते हैं। कहते हैं कि इस एक जे हॉस्पिटल के इंसिडेंट ने पहली बार छोटा राजन को लेकर दाऊद की सोच में थोड़ा सा चेंजेस लाया और उसे लगा कि इसे इतने दिन से ये काम दिया हुआ था, ये नहीं कर रहा था, लेकिन इसने भरी मीटिंग में चैलेंज किया और इसने बोला एक मौका दो और इसने कर दिया। और यहीं से इस एक इंसिडेंट के बाद से छोटा राजन दाऊद इब्राहिम की नज़रों से धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया, मतलब उसका एक तरह से पतन होना शुरू हो गया। ये 1992 की बात है जो जे हॉस्पिटल का इंसिडेंट हुआ था। और इसके बाद अब कई चीज़ों में जो बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग होते थे, बड़े असाइनमेंट होते थे, दाऊद ने छोटा राजन को किनारे करना शुरू किया और शकील और उसकी जो पूरी मंडली थी उसको ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात, ये एहसास छोटा राजन को भी होने लगा। पर छोटा राजन को ये लगता था कि उसके खिलाफ ये छोटा शकील और ये लोग साजिश कर रहे हैं। दाऊद भाई का भरोसा अब भी उस पर है और कहते हैं कि दाऊद का भरोसा था उस पर। ये तमाम लोग इतना कुछ बोलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर दाऊद इब्राहिम किसी भी इस चीज़ को लेकर छोटा राजन की मिसालें दिया करता था, लेकिन जो आसपास के लोग थे वो हमेशा छोटा राजन को लेकर दाऊद के कान भरा करते थे। बट फिर भी ये सब कुछ चल रहा था। 92 के बाद एक साल गुजर जाता है और लेकिन अचानक तभी एक सबसे बड़ा मोड़ आता है। मार्च 1993 जे हॉस्पिटल इंसिडेंट के करीब साल भर के अंदर अंदर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता है, जो जाहिर सी बात है इसकी कहानी आप लोग सभी जानते हैं। एक के बाद एक 12-13 ब्लास्ट हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों घायल हुए, और जिसमें कहते हैं कि टाइगर मेमन का इसमें मेन दिमाग था, लेकिन साजिश मेन दाऊद इब्राहिम की थी, क्योंकि वो साजिश करता नंबर 1 है कानून के नज़र में हमारे। तो इस 1993 मार्च के ब्लास्ट ने अंडरवर्ल्ड की भी तस्वीर बदल दी। लेकिन एक जो कहानी आती है कि इस ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम और एक छोटा राजन के बीच दूरी बढ़ी और यहाँ से फिर हिंदू और मुस्लिम गैंगस्टर या डॉन अंडरवर्ल्ड शुरू हुआ। एक्चुअली ये गलत है। शुरुआत में इस ब्लास्ट के बाद जब ये सारी चीज़ें, चूँकि छोटा राजन का दाऊद के साथ नाम जुड़ा हुआ था, तो सारे अखबारों में भी खबरें आ रही थी ब्लास्ट को लेकर अलग अलग। तो जब दाऊद के नाम आने शुरू हुए तो छोटा राजन के भी नाम आने शुरू हुए। और कहते हैं छोटा राजन उस वक्त दुबई से लगातार फैक्स कर मीडिया हाउसेस को बाकायदा बताता था कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। इवन इस मार्च के बाद से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 93 छोटा राजन ने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और वो किए जिसमें ना खुद वो अपने आप को बल्कि दाऊद इब्राहिम को भी बचाता रहा कि भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये 4 महीने और उसके ये सारे बयान ये बताते हैं कि दाऊद का को 93 के लिए वो नहीं मानता था और 93 को लेकर इन दोनों में कोई अलगाव नहीं हुआ था, जो हम सब सुनते हैं या देखते आए। लेकिन ये था कि अब ये चीज़ें हो गई थी। इसी बीच में एक दिन ऐसा होता है कि ये लोग कान भर रहे थे लगातार दाऊद का, और दाऊद जो है छोटा राजन को लेके, और फिर 93 के ब्लास्ट में जो मोड़ आया था और कुछ कई जगह पे आने लगे फिर हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ी सी खटास और बढ़ी थी और दोनों के बीच में दूरियां भी आईं। इसके बाद हुआ ये कि एक पार्टी रखी गई दुबई में और उस पार्टी में तमाम बड़े लोगों को बुलाया गया था और उसमें छोटा राजन को भी जाना था। छोटा राजन तैयार हो रहा था उस पार्टी में जाने के लिए, दाऊद ने पार्टी दी थी। लेकिन तभी जब वो पार्टी के लिए निकलता, छोटा राजन के पास एक फ़ोन आता है और उसे कहा जाता है कि भाई आप पार्टी में मत जाना, आपको टपकाने की प्लानिंग की गई है।
और इस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें भर दी गई थी, लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता तौर पे नहीं है कि वाकई उस दिन छोटा राजन को दाऊद के इशारे पे मारा जाना था या क्या था। लेकिन ये है कि फ़ोन आया उसके पास और कहा गया कि आप मत जाना, आपको टपकाने की कोशिश हो रही है। कहते हैं कि इस फ़ोन को रखने के बाद छोटा राजन ने जो दुबई में अपना इंडियन एम्बेसी है वहाँ के एक अफसर को फ़ोन मिलाया जो रॉ का अफसर था, और उसको उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और चूंकि 93 ब्लास्ट के बाद बाकायदा डी कंपनी और ऐसे तमाम लोगों पे रॉ की टीम लगी हुई थी, इनके ठिकानों के बारे में लगी हुई थी, क्योंकि देश गुस्से में था, ऐसे लोगों को पकड़ना था, सज़ा देनी थी। तो वहीं से फिर ये जो है कि दो तरह के अंडरवर्ल्ड डॉन, एक राष्ट्रवाद, एक राष्ट्र विरोधी गैंग, इस तरह की बातें शुरू हुई थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसी दौरान में छोटा राजन ने रॉ के एक अफसर को फ़ोन किया एम्बेसी में जो तैनात था, और उसको उसने सारी बातें बताई। इससे पहले कहते ये हैं कि राजन दुबई से निकलना चाहता था 93 ब्लास्ट के बाद, 3-4 महीने के बाद, लेकिन उसका पासपोर्ट जो था वो दुबई में वहाँ रखा हुआ था किसी शेख के पास, और पासपोर्ट था नहीं, तो वो दुबई छोड़ के जा नहीं सकता था। तो जब ये फ़ोन आया तो उसके बाद फिर वो रॉ के अफसर को फ़ोन करता है, और कहते हैं कि फिर रॉ का वही अफसर जो है वो उससे बात करने के बाद उसके लिए जुगाड़ करता है, और छोटा राजन बेहद खामोशी से उसी वक्त चुपचाप दुबई से काठमांडू पहुंच जाता है, और उसको काठमांडू तक भेजने का पूरा इंतज़ाम कर दिया जाता है। काठमांडू पहुंचने के बाद वो वहाँ से मलेशिया के लिए निकल लेता है, इसलिए कि काठमांडू में भी डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम के अच्छा खासा नेटवर्क है, वहाँ उसके लोग हैं। अब इधर ये काठमांडू पहुँचता, वहाँ से मलेशिया, इसके बाद अगले कुछ घंटों में डी कंपनी तक ये बात पहुँच जाती है, छोटा राजन अचानक गायब हो गया। अब जाहिर सी बात है पूरा मौका मिल जाता है छोटा शकील एंड बाकी टीम को, और इसके बाद दाऊद इब्राहिम को सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब यहाँ से पूरी तरह से दोनों छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम अब अलग हो चुके थे, और इसके बाद अब छोटा राजन जो है वो गायब हो जाता है, छुप जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी जान को ख़तरा है, और डी कंपनी के लोग उसे लगातार ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके सारे राज, बहुत सारी चीज़ें उसे मालूम थी। और फिर इन दोनों गैंग में दुश्मनी हो जाती। छोटा राजन अपना एक अलग गैंग बना लेता है। उसके बाद वो फिर छुपने के लिए कभी कुआलालंपुर, कभी कंबोडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और इस दौरान में कई बार बैंकॉक, वो उसके गैंग और डी कंपनी के लोगों के बीच में कई मुठभेड़ होते हैं, जिसमें दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब जब मारे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं अब तक। तभी 2000 में छोटा शकील को पता चलता है कि छोटा राजन जो है वो बैंकॉक में है। इसके बाद बैंकॉक के जिस होटल में ये ठहरा हुआ था वहाँ पे शूटर भेजते हैं और उसके ऊपर हमला होता है, गोलियाँ भी लगती हैं, लेकिन वो बच जाता है। इसका छोटा राजन हॉस्पिटल जाता है, फिर पता चलता है कि हॉस्पिटल में भी उसको मारने की पूरी प्लानिंग है, तो वो हॉस्पिटल से अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद फिर छोटा राजन का ठिकाना किसी को नहीं पता चलता। 2001 के बाद ये भी बड़ा हमला हुआ था, और इस हमले के बाद फिर वो छोटा राजन पलट के बदला लेता दाऊद से, दाऊद के लोग फिर उस छोटा राजन के लोग, तो ये एक दूसरे को मारने का सिलसिला चलता रहता है, और छोटा राजन लगातार एक देश से दूसरे देश भागता रहता है। इस दौरान वो फ़ोन पे और तमाम मीडिया से भी बात करता है, और फिर दाऊद के ख़िलाफ़ खुल के बोलना शुरू कर देता है। ये भी कहते हैं कि उसने दाऊद के बहुत सारे ठिकाने, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एजेंसियों को बताई, रॉ को बताई, इनपुट दिए, जानकारी दी, क्योंकि अब दुश्मनी दोनों की एकदम आर पार की थी, और दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे, दोनों एक दूसरे को मौका मिलते ही मारने के लिए प्यासे। उधर छोटा शकील भी लगातार तलाश में। फिर एक लास्ट खबर आती है 2015 में कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में है। वो स्टोरी भी हम लोगों ने की थी, और बाकायदा उसके ऊपर हमला करने के लिए शूटर भेजे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इत्तेफाक से छोटा राजन को इसकी खबर पहले मिल जाती है, और वो जहाँ पे था पिछले कई महीनों से वो उस जगह को छोड़ता और फिर वहाँ से किसी तरह से निकल भागता है, और वो उसके बाद पहुँच जाता है इंडोनेशिया, बाली। इंडोनेशिया जब वो पहुँचता है, ये करीब अक्टूबर के महीने के बाद है 2015, तो जब वो ऑस्ट्रेलिया से निकला तब तक चूँकि इंटरपोल के ज़रिए हम लोगों ने छोटा राजन की सारी जानकारी दे रखी थी, और वो वांटेड था तो उसको गिरफ्तारी के लिए भी। तो ऑस्ट्रेलिया से जब वो निकला और इंडोनेशिया पहुंचता है, तो ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियाई जो एजेंसीज़ है वो इंडोनेशिया को उसके वहाँ से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें देखते हुए, और उनको लगता है कि जो
रेड कॉर्नर नोटिस या इंटरपोल को जो भी जानकारी दी थी वो उससे मिलता जुलता है, तो वो इंडोनेशियन अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही छोटा राजन बाली में उतरता है, लैंड करता है, तो वहाँ की अथॉरिटी ऑस्ट्रेलिया की उस सूचना इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसको रोक लेती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन वो लगातार कहता है उसके पास जो पासपोर्ट था वो मोहन कुमार के नाम पर था, जबकि जो उसकी जो वारंट और इंटरपोल और वो सारी चीज़ें हमने दी थी वो छोटा राजन और जो उसका नाम था निखलजे उसके ऊपर था। तो कई घंटे तमाम पूछताछ होती रहती है, लेकिन वो अपने आप को मोहन कुमार ही बताता है। इस दौरान में फिर हमारी एम्बेसी के थ्रू यहाँ पे खबर मिलती, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, तो सीबीआई की एक टीम फिर यहाँ से फ्लाई करती है और इंडोनेशिया पहुँचती है, बाली जाती है और लगातार उससे पूछताछ करती है। उसके जो फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल थे वो फिर वहाँ मैच कराए जाते हैं। करीब अलग अलग जो 15 फिंगरप्रिंट्स थे उसमें से 11 मैच भी कर जाता है और फिर लास्ट में जो जितने भी प्रूफ थे उससे साबित हो जाता है कि असल में ये मोहन कुमार नहीं है, ये बल्कि छोटा राजन है। और इसके बाद फिर इंडोनेशिया की अथॉरिटी, चूँकि हमारा ट्रीटी है, तो वो उसको हमारे हवाले कर देती है और फिर अक्टूबर 2015 में इसको लेकर सीबीआई दिल्ली पहुंचती है। आईजीआई एयरपोर्ट से उसको सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। सीबीआई हेडक्वार्टर में इससे लंबी पूछताछ होती है, कोर्ट में पेशी होती है और फिर इसको तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। हालांकि इसके ज़्यादातर जो केसेस हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, हथियार का हो, वसूली का हो, तस्करी का हो, मर्डर का हो, ऐसे करीब 70 मामले इसके छोटा राजन के खिलाफ हैं और ज़्यादातर ये सारे मामले मुंबई में हैं। लेकिन छोटा राजन और जो इंटेलिजेंस की इनपुट थी, रिपोर्ट थी, वो ये थी कि मुंबई में इसकी जान को ख़तरा है, तो मुंबई में इसको रखा नहीं जा सकता, मुंबई की जेल में भी ये सेफ़ नहीं है। तो तय हुआ कि इसको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा दिल्ली में, क्योंकि मोस्ट सिक्योर जेल है, सुरक्षित जेल है। और इसकी पेशी भी कोर्ट में पर्सनली नहीं होगी बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी। तो तिहाड़ जेल में रखा गया और तमाम मीडिया से, दुनिया से छुपा कर, इवन इसको जब एयरपोर्ट से लाया गया था तो गाड़ियों का जो काफ़िला था वो इसमें ऐसा सीबीआई ने कर रखा था कि पता ही नहीं था कि इस गाड़ी में छोटा राजन है, किस में नहीं है। एक साथ, मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिला है क्राइम की रिपोर्टिंग कवर करते हुए हम लोगों को, जिसमें मतलब आपको धोखा देने के लिए एक तरह की तमाम गाड़ियाँ थी और पता चला कि उस पूरे काफ़िले में छोटा राजन ही नहीं था। उसको अलग से किसी गाड़ी में पहले ही ले जाया गया था और वो काफ़िला बाद में लेके निकाला गया ताकि मीडिया कम से कम काफ़िले का फ़ोटो खींच ले और उसे पता चले कि इसी किसी एक में से छोटा राजन बैठा है, क्योंकि डर ये था कि काफ़िले पे भी अटैक हो सकता है और दाऊद के लोग कर सकते हैं, तो इस कदर उसकी जान को ख़तरा है। तो उसके बाद फिर तिहाड़ में भी उसको अलग रखा गया है। फिर जेडे मर्डर की सुनवाई चल रही थी, बाकी तो मुकदमे की सुनवाई चल ही रही है। जेडे मर्डर में कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसमें इसको छोटा राजन को गुनहगार माना गया और लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सज़ा दी गई है। लेकिन अभी सिर्फ ये एक सज़ा, एक फ़ैसला आया। अभी ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं जो जारी हैं, चल रहे हैं, जिनका फ़ैसला आना बाकी है। जो फैमिली है छोटा राजन की वो मुंबई में है, पत्नी, 3 बेटी, और कहते हैं कि अच्छे खासे वो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे। लेकिन छोटा राजन इस वक्त तिहाड़ जेल में है और शायद उसे ये लगता है कि तिहाड़ जेल से ज़्यादा सुरक्षित जगह उसकी ज़िंदगी लिए कोई और है नहीं, तो वो जेल से बाहर निकलना भी नहीं चाहता है। दूसरी तरफ दाऊद के लोग तमाम इस कोशिश में हैं कि एक मौका मिले तो वो छोटा राजन से हिसाब किताब करें। और कई बार ये भी खबर आई कि तिहाड़ में भी इसको वो अपने लोगों को प्लान कर सकते हैं और इसीलिए तिहाड़ में जिस सेल में रखा गया है वो बहुत ही अलग सेल है। वहाँ पे आम कैदियों के जाने की मनाही है, बाकी और कोई नहीं जा सकता और सख्त निगरानी में रहता है, बट इस वक्त जेल में है। तो ये थी पूरी कहानी छोटा राजन की।